ध्यान रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। और आज की इस वीडियो के अंदर या इस रेल के अंदर बैठने के बाद हम जानने वाले हैं पॉलिटी की तीसरी क्लास को या थर्ड क्लास को। मतलब इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद जब ये तीसरी क्लास या थर्ड क्लास को हम शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो तीसरी क्लास है ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वनडे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटफुल होने वाला है। साथ ही जितने भी वीडियोस मैं यहाँ से पॉलिटी से रिगार्डिंग या पॉलिटी से संबंधित आपके सामने पेश करूँगा वो सभी के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस पॉलिटी की क्लास के अंदर या आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं उन सभी फैक्टर्स को या उन सभी बातों को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले की क्लास में हमने समझने का प्रयास किया है उन सभी बातों को, जैसे कि सबसे पहली क्लास में हमने समझा था भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में या दूसरे नंबर की क्लास में। और जब भारत का संवैधानिक विकास हमने शुरू किया तो आपको बताया कि 2 चरणों में इस संवैधानिक विकास को या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो संवैधानिक विकास के 2 चरण होंगे वो कौन कौन से हैं आपके। पहला चरण होगा जब कंपनी हमारे ऊपर शासन करेगी यानी कि कंपनी रूल, और दूसरा चरण होगा जब क्राउन हमारे ऊपर शासन करेंगे यानी कि क्राउन रूल। तो कंपनी रूल के चलते ही हम दोस्तों बात कर रहे थे अपने ही देश भारत में जो आए थे एक्ट या कानून बनकर जो आए थे जो 20-20 वर्षों के लिए आ रहे हैं, तो उन एक्ट या उन कानूनों के बारे में हमने बात की थी। और सबसे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की, उसके बाद हमने चार्टर एक्ट 1793 की बात की। और जब 1793 वाला चार्टर एक्ट 20 वर्षों के लिए आया था तो उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813। मतलब 1793 के बाद कौन सा आएगा, 1813 में चार्टर एक्ट आएगा। ठीक, अब इसको अगर हिंदी में लिखें तो हिंदी में भी आप चार्टर एक्ट ही लिखेंगे या चार्टर अधिनियम आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या क्या बनेंगे इसके अंदर, तो जो जो प्रावधान इसमें किए गए थे वो प्रावधान एग्जामिनेशन आपसे पूछेगा, तो आपको सब सिर्फ और सिर्फ प्रावधान ध्यान रखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो कंपनी के ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और जब कंपनी के ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो कंपनी ने व्यापार के रास्ते सभी के लिए खोल दिए। और जब व्यापार के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए तो ध्यान रखेंगे कि पहला ही प्रावधान तो इसमें यही हुआ कि व्यापार के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए, या यूँ कहें कि व्यापार करने के लिए सभी को आमंत्रण किया गया कि भाई कोई भी कंपनी के साथ व्यापार कर सकता है। तो व्यापार के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी के लिए खोल दिए गए। दूसरा प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि व्यापार के रास्ते तो सभी के लिए खोल दिए गए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि चीन के साथ जो चाय पर व्यापार होगा या चीन के साथ जो चाय का व्यापार होगा, चाय पर व्यापार, वो केवल और केवल कौन कर सकेंगे, ब्रिटिश कर सकेंगे या अंग्रेज कर सकेंगे। तो चीन के साथ चाय पर व्यापार का अधिकार अंग्रेजों का होगा। ये दूसरा प्रावधान है, इस प्रावधान को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रावधान बताने से पहले एक बात ये बता दूं कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप फटाफट से इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या उन सभी ग्रुप्स में जो स्टडी से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये पॉलिटी स्पेशल है। और पॉलिटी स्पेशल के अंदर हम केवल पॉलिटी की बात करेंगे अभी, और उसके बाद जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये पॉलिटी का जो बैच है ये यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगामी परीक्षाएं यूपीएसआई की आने वाली हैं। ठीक है,
तो यहां से आपको ये दो प्रावधान है जो कि ध्यान रखने हैं। उसके बाद मेरा गला थोड़ा सा ऐसी हो रहा है, आज साउंड खराब, ठीक है, तो डीजे वाले बाबू को बुलाएं, साउंड ठीक कराएं। अब दूसरा प्रावधान के बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे एक अगला प्रावधान जो कि इसी चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया। और वो चार्टर एक्ट क्या था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु अनुमति दी गई। या यूं कहें कि ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट काम ये भी होगा कि भारत में जो साहित्यिक शिक्षा है उस साहित्यिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और जब साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तो साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे कितने रुपए की व्यवस्था की गई? 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, इसी चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। और जब व्यवस्था 1 लाख रुपए की गई तो यहीं से ध्यान रखेंगे कि जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे वो तो समाप्त कर दिए गए थे, या ईसाई धर्म के द्वारा जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। और 1 लाख रुपए की व्यवस्था साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई। और यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं या प्रोविजंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये जो अगला है ये अगला कुछ नहीं है, केवल ये 4 प्रावधान है मुख्य जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किए गए। और यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पूछेगा। चलिए दोस्त, अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो आप फटाफट से इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे की ओर बढ़ाते हैं, अपने सफ़र को अगले प्लेटफॉर्म पर लेके चलते हैं। चलिए हो गया। अब अगला प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जब ये 20 वर्षों के लिए चार्टर एक्ट 1813 वाला आया तो नॉर्मल सी बात है कि अगला जो चार्टर एक्ट आएगा वो 1833 में आएगा या 1833 में आएगा। और जब अगला चार्टर एक्ट 1833 में आएगा तो उसके तहत भी कुछ मुख्य प्रावधान किए जाएंगे। और वो मुख्य प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। सबसे पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो व्यापार का केंद्रीयकरण किया गया था। और अभी आपने देखा था कि व्यापार के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन इस एक्ट के तहत व्यापार का केंद्रीयकरण कर दिया गया। और व्यापार का केंद्रीयकरण करने का मतलब ये है कि अभी तक व्यापार केवल और केवल बंगाल में, मद्रास और बंबई में किया जा रहा था। और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल नाम का ही पद भारत में हुआ करता था। और जब व्यापार का केंद्रीयकरण कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहलाकर दोस्तों ध्यान रखेंगे वो पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। वो पूरे के पूरे भारत का क्या कहलाएगा दोस्तों? गवर्नर जनरल कहलाएगा। और दोस्तों इसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि जब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का पहला, या यूं कहें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको नाम ध्यान रखना है। तो वो कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना तो आंसर आएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर भी आपको ध्यान रखना है, वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। ठीक है,
वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा पॉइंट, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और दोस्तों यहीं से ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल क्यों बना? तो इसका कारण क्या था कि व्यापार का केंद्रीयकरण, व्यापार का केंद्रीयकरण कर दिया गया। मतलब अब व्यापार पूरे भारत में किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं जिन्होंने भारत देश के अंदर चलने वाली जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगाई, या यूं कहें कि भारत में चलने वाली सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और आप लोगों से मोस्टली लोग ये भी जानते होंगे कि ये सती प्रथा थी क्या। तो इसके तहत यदि कोई व्यक्ति मर जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को भी उस व्यक्ति के साथ मार दिया जाता था, चाहे चिता में जलाकर या किसी अन्य रूप से। तो वही थी सती प्रथा जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत थी भारत देश में। ठीक, और ध्यान रखेंगे सती प्रथा के साथ साथ इसने दास प्रथा और आपकी कन्यावध, इन 3 कृतियों का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का कारण क्या था? व्यापार का केंद्रीकरण होना। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे अगर हम समझने का प्रयास करें तो आपने अभी देखा था कि 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू या 1300 चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ जो चाय पर व्यापार था वो केवल अंग्रेजों को अधिकार था उस व्यापार को करने का। अब उस व्यापार को भी क्या कर दिया गया है? यहाँ से बंद कर दिया गया है। यूं कहें कि उन व्यापारिक जो चीन के साथ चाय पर व्यापार का अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि चीन से चाय पर व्यापार समाप्त कर दिया गया। चीन से चाय पर व्यापार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि इसी 1833 चार्टर एक्ट के तहत हमारे देश भारत में एक लॉर्ड मैकाले नाम के व्यक्ति के द्वारा या लॉर्ड मैकाले नाम के अंग्रेज के द्वारा हमारे देश भारत में अंग्रेजी शिक्षा की फिल्टरेशन थ्योरी या जिसको हम कहें निस्पंदन सिद्धांत लागू किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो निस्पंदन सिद्धांत था या इसको कहें इंग्लिश में क्या? फिल्टरेशन थ्योरी। तो ये जो फिल्टरेशन थ्योरी थी ये इसका काम क्या था? ये किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पढ़ा और उस चीज को जो उसने पढ़ा वो अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ा दिया। तो मतलब एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा जो छन छन कर क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है, उसी को हम फिल्टरेशन थ्योरी या निस्पंदन सिद्धांत कह सकते हैं। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? तो ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था इसके तहत यही मुख्य कुछ प्रावधान थे जो कि किए गए थे। और ये आप कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब ये 1833 का चार्टर एक्ट के 20 वर्ष पूरे हो गए थे तो उसके बाद फिर आएगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और नॉर्मल सी बात है कि सभी लोग इन चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई 1813 के बाद 1833 आती है 20 वर्षों बाद, और 1833 के 20 वर्षों बाद आता है 1853 या 1853। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 1853 की हम बात कर रहे हैं तो इस समय गवर्नर जनरल आपका भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा है। इसी बात को आप विशेषकर रूप से ध्यान रखेंगे। अब होगा क्या, इस 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू या इस 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कि जो व्यापार अभी तक किया जा रहा था और प्रशासन भी अभी तक किया जा रहा था, तो यहाँ पर प्रशासन या यूं कहें कि व्यापार से
विधायिका को पृथक किया गया। पहला ही काम क्या होगा इसमें, प्रशासन से व्यापार यानी कि व्यापार से विधायिका को पृथक किया गया। और जब विधायिका को पृथक किया गया तो ध्यान रखेंगे इसके बाद या इस एक्ट के तहत जब विधायिका पृथक कर दी गई तो एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा। और इस ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे हम अखिल भारतीय विधान परिषद। और ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, इस अखिल भारतीय विधान परिषद में 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और इस 12 सदस्यों को नियुक्त इसलिए किया जाएगा ताकि ये कोई भी नया कानून बना सकें। लेकिन नया कानून बनाने के लिए या ये न्यू लॉ फॉर्मेशन के लिए इन्हें अनुमति लेनी होगी किससे, भारत के गवर्नर जनरल से या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल से इन्हें अनुमति लेनी होगी और उसी के बाद ये नया कानून बना सकते हैं। 12 सदस्य हैं अखिल भारतीय विधान परिषद के तहत। और ध्यान रखेंगे कि एक तरफ तो इन्होंने विधायिका को पृथक किया और दूसरी तरफ इन्होंने इस परिषद का या इस काउंसिल का गठन कर दिया था। और जिसके बाद जो कानून बनाएंगे अनुमति लेकर गवर्नर जनरल से, और गवर्नर जनरल से अगर ये अनुमति ले रहे हैं तो यही गवर्नर जनरल की क्या कहलाई जाएगी दोस्तों, यही जो अनुमति है ये गवर्नर जनरल की कहलाएगी बीटो पावर। क्या कहलाएगी, बीटो पावर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया था आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विसेज, इस आईसीएस का गठन तो हुआ था 1794 21 अप्रैल 1794 को। लेकिन आईसीएस की प्रथम परीक्षा की जाएगी या प्रथम परीक्षा का आयोजन किया जाएगा इसी 1853 एक्ट के तहत लंदन में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस आईसीएस का गठन तो लंदन में, मतलब आईसीएस का गठन तो इंडिया में किया गया था या भारत में किया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म था वो भी इंडियन सिविल सर्विसेज था, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं था। लेकिन जब इसकी परीक्षा लंदन में की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हमारे भारत से लंदन में परीक्षा देने के लिए जाने में असमर्थता जताएगा, या यूं कहें कि वो परीक्षा देने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों को महसूस करेगा। और जब वो परीक्षा देने में कठिनाइयों को महसूस करेगा तो इसी इंडियन सिविल सर्विसेज के माध्यम से जो बड़े बड़े विभिन्न पदाधिकारी होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे। कौन, यही ब्रिटिश, यही अंग्रेज। और हमारे जो भारत के लोग हैं वो इस पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये एक सोची समझी चाल थी कि जब आईसीएस की परीक्षा का गठन तुमने भारत में किया है तो लंदन में इसकी परीक्षा का आयोजन क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी चाल थी। तो इसी आईसीएस को आगे चलकर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की एंट्री हो जाएगी भारतीय राजनीति में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहेंगे कि ये आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं है, ये आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विसेज है, मतलब शाही नागरिक सेवाएं हैं। और जो लोग शाही परिवार से संबंध रखेंगे वही लोग इस परीक्षा को दे पाएंगे, क्योंकि ये लंदन में आयोजित की जा रही है। नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1853 में परीक्षा का आयोजन तो हो गया था लंदन में, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईसीएस का गठन, तो 1794 आपको ध्यान रखना है। परीक्षा कब की गई, तो 1853 लंदन में। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम परीक्षा या भारत में पहली बार परीक्षा कब की गई थी या कब प्रथम परीक्षा का आयोजन किया गया था आईसीएस का, तो आपको डेट ध्यान रखनी है दोस्तों। वो किया गया था 1923 में, यानी कि 1923 में। 1853 से 1922 तक तो लंदन में ही आयोजित की गई और 1923 में आईसीएस का परीक्षा का आयोजन भारत में किया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब भारत में आईसीएस का गठन प्रथम बार परीक्षा की गई थी तब भारत का गवर्नर कौन था,
और गवर्नर नहीं, उस समय बनेगा कौन, वायसराय। अब ये वायसराय की कहानी आपको समझ में आएगी। 1853 से अगला एक्ट आएगा 1858 में, जो भारत शासन अधिनियम होगा। तो उस पूरे भारत शासन अधिनियम के तहत आपको समझ में आ जाएगा कि ये वायसराय कौन था और ये वायसराय क्यों बना। तो ध्यान रखेंगे, आपको लॉर्ड रीडिंग नाम से वायसराय उस समय थे, जिस समय परीक्षा आईसीएस की गई थी भारत के अंदर। और ये ध्यान रखना है कि जब आईसीएस का गठन किया गया तब गवर्नर हुआ करता था, या यूं कहें कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था, और वो भी किसका, केवल और केवल बंगाल का। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे उस समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ आईसीएस या आईसीएस का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब प्रथम बार परीक्षा लंदन में आयोजित की गई उस समय भारत में गवर्नर कौन था, तो उस समय था भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड, दूसरे पेन से लिख देते हैं, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, लॉर्ड डलहौजी आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि आईसीएस का गठन 1794 में हुआ और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम बार परीक्षा का आयोजन किया गया लंदन में और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और वो भी कहाँ का, भारत का। प्रथम परीक्षा हुई भारत के अंदर, उस समय भारत में वायसराय हुआ करते थे और वो था लॉर्ड रीडिंग 1923 में, 1923 में। ठीक, तो ये कुछ मुख्य प्रावधान हैं जो कि किए गए थे चार्टर एक्ट 1853 के तहत। तो आप इनको फटाफट से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और उसके बाद हम कहानी आगे लेके और चलते हैं। मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं, और ये जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इनको आप फटाफट से नोट भी कर लीजिएगा क्लास को पूरा होने के बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो जितना भी मैं यहाँ से करा रहा हूँ आप लोगों को, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपकी नॉलेज को भी गेन करेंगे, और साथ ही जितना भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों का परम कर्तव्य है, और वो कर्तव्य यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली भाई बंधुओं के साथ, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है आपके अपने इस चैनल एग्जाम रेल को, ठीक है। और लाइक का बटन दबा के हमें बता दीजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। चलिए, अब पेन के कैप में खोल के ही रखा करूँगा, ठीक, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से आगे की कहानी को समझते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत एक जिक्र हमने किया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये मैंने बताया था कि जब गवर्नर और गवर्नर की परिषद नियुक्त की गई थी प्रत्येक प्रांत के अंदर, जिसमें 24 सदस्य, एक डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर हुआ करता था। मतलब टोटल कुल मिलाकर कितने सदस्य हुआ करते थे, तो ध्यान रखेंगे 24 सदस्य या 24 अदर मेंबर्स जो हुआ करते थे वो आगे चलकर बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था 1794 के, ये यूं कहें कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1794 नहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ था, जिसके अंदर 24 सदस्य थे। इन 24 सदस्यों में से 6 सदस्यों को घटाया गया या कम किया गया, और जब 6 सदस्यों को कम किया गया तो यहाँ पर सदस्य रह जाएंगे 18। इतना इंपॉर्टेंट तो पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों में से 6 सदस्यों को कम कर दिया गया था, और जब 6 सदस्यों को कम कर दिया गया था तो उस समय ध्यान रखेंगे सदस्य रह जाएंगे मात्र और मात्र 18। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये 6 लिखा हुआ है, 24 है, और ये सदस्य रह जाएंगे कितने, 18। चलिए, अभी इंटेंसिटी कम है थोड़ी सी ब्लू पेन की, हो जाएगी धीरे धीरे सही, ठीक। चलिए, अब दोस्त यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है पूरी की पूरी। तो हमने बात की आज की क्लास में कौन कौन सी 1813 के चार्टर एक्ट की, 1833 के चार्टर एक्ट की, उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट की, और इनके अंदर होने वाले मुख्य प्रावधान को हमने समझने का प्रयास किया है। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब ये 1853 का चार्टर एक्ट यहाँ आ जाएगा और ये चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान हो जाएंगे,
तो यहाँ से ही एक क्रांति की शुरुआत होती है, जो इतिहास का एक टॉपिक है कि कारतूसों में प्रयोग होने लगा था चर्बी का, या यूँ कहें कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होने लगा था, जिसका विरोध किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। और कारण बताया जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उसका कारण यही था कि चर्बी लगे कारतूस, जिनका विरोध करने के लिए 1857 में क्रांति की गई, यानी कि 1857 में, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो 1853 की क्रांति की गई थी, 1857 की जो क्रांति की गई थी, इसी क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजों के क्या हो चुके थे, कान खड़े हो चुके थे। उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर या भय सताने लगा था कि अब जो भारत देशवासी हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इस 1857 की क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेजों की रणनीतियों के द्वारा, और हमारे भारत की क्रांति ये असफल रही थी। उसका कारण ये भी था कि बीच में कम्युनिकेशन या बातचीत, या यूँ कहें कि लोगों की एकता नहीं बन पाई थी। और जब सिपाही विद्रोह 1857 के लिए लोगों की एकता नहीं बनी थी, तो 1857 की क्रांति हमारी असफल रही। और असफल होने के बाद ध्यान रखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हो जाएगी तो ये जो अंग्रेज या ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो देखेगा कि अब कंपनी भारत के अंदर व्यापार नहीं कर पा रही है, मतलब डोलमडोल हो चुकी है इन लोगों की कहानी। तो ये क्या करेगी, 1857 के बाद ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश की महारानी जो हुआ करती थी रानी विक्टोरिया, उन रानी विक्टोरिया के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 1858 में, या यूं कहें कि 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने के आदेश दिए जाएंगे, तो उसके लिए एक भारत शासन अधिनियम नाम का एक एक्ट बनाकर भारत भेजा जाएगा। और उस भारत शासन अधिनियम को ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाएगा। और जिसके बाद 1857 के बाद ये 1858 के उस भारतीय शासन अधिनियम के तहत हमारे ही देश भारत से कंपनी का जितना भी शासन था वो समाप्त हो जाएगा। और जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तो शुरुआत होगी कंपनी के शासन की जगह क्राउन के शासन की, और उसी क्राउन के शासन को हम कहेंगे क्राउन रूल, जो चलेगा आपका 1858 से 1947 तक। और जब ये क्राउन रूल भारत में आ जाएगा या क्राउन रूल भारत में शुरू हो जाएगा, तो अभी तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, अब वो कहलाएगा भारत का वायसराय। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ये उस समय की बात है 1857 में, भारत का वायसराय था, गवर्नर था कौन, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और जब कंपनी को बंद किया जाएगा या महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र भारत शासन अधिनियम भारत बनाकर भेजा जाएगा, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कहा जाने लगेगा। और जब लॉर्ड कैनिंग को वायसराय कहा जाने लगेगा तो ये इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इस पूरे के पूरे भारत शासन अधिनियम को सार्वजनिक रूप से पढ़ेगा। और जब सार्वजनिक रूप से पढ़ेगा तो ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, यही महारानी विक्टोरिया का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र बन जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है कि जब ये भारत शासन अधिनियम भारत आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले एक 1854 में एक वुड्स डिस्पैच भारत आएगा, या वुड्स डिस्पैच के तहत एक आयोग भारत आएगा। और ये जो 1858 की कहानी मैंने आपको बताई है, इस कहानी को हम कैरी ऑन या कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। लेकिन ये 1854 की मैं बात बता दूं आपको एक बात छोटी सी, कि एक वुड्स डिस्पैच भारत आएगा, और इस वुड्स डिस्पैच के तहत भारत के अंदर या भारत में प्राथमिक शिक्षा को या प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। और जब बढ़ावा देने की बात की जाएगी प्राथमिक शिक्षा को, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो 1854 का वुड्स डिस्पैच है, यही कहलाएगा आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इतिहास का भी है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है
ये क्या कहलाएगा? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाएगा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसने भारत में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ध्यान रखेंगे कि जब 1857 में क्रांति हो जाएगी तो 1858 में शुरू हो जाएगा क्राउन रूल। अब यहाँ से आगे की बात को हम कल करेंगे। यहाँ तक आप फटाफट से इन चीज़ों को नोट करें और जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और साथ ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं हूं अरुण कुमार और इस आज की रेल को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर से रेल को चलाएंगे दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और इस रेल के माध्यम से ही आपको नई नई चीज़ें फिर से सिखाएंगे। बाकी टेक केयर, बाय बाय।